काम करेगी और बैकग्राउंड में कोई वायरस तो नहीं आ रहा। अब इसी बात को थोड़ा बड़े स्तर पर सोचिए। एक देश के स्तर पर? हाँ, एक देश जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हों, अनगिनत भाषाएं हों, अलग अलग संस्कृतियां हों, तो उस देश को चलाने के लिए भी तो एक बेहद मजबूत, लचीले और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ना। एकदम सटीक तुलना है ये। और भारत का वो जो मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा संविधान। राइट। देखिए, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार लिखकर अलमारी में बंद कर दिया गया हो। यह एक जीवित, धड़कता हुआ सिस्टम है जिसमें समय समय पर नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। हाँ, लेकिन उसका जो कोर सोर्स कोड है वो हमेशा वही रहता है। बिल्कुल, कोर वही रहता है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में, इस डीप डाइव में हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। हमारे सामने जो इस संविधान के नोट्स और स्लाइड्स का पूरा अंबार है ना, हमें इस विशाल और जटिल सिस्टम के हर एक पुर्जे को डिकोड करना है। जी, और एक भी स्लाइड छूटनी नहीं चाहिए। एकदम नहीं। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा शॉर्टकट होगा जिससे वे इस पूरे विषय को आसानी से समझ सकें। तो चलिए सिस्टम को बूट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान रातों रात तो बना नहीं। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत लंबा ऐतिहासिक विकास है। तो अगर हम अपनी पहली स्लाइड देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखता है। हाँ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो मनमानी कर रही थी ना भारत में, उसे कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन का कदम उठाया था। राइट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। एकदम सही। और वो सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर आप देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद वाला। हाँ, ये वो समय था जब ब्रिटिश ताज ने सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। एक तरह से ये कंपनी राज का टेक ओवर था। टेक ओवर सही शब्द है। और फिर धीरे धीरे जब भारतीयों की मांग बढ़ने लगी तो 1909 के मॉर्लिमेंटो सुधार आए, फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। इनमें थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन अगर हम आज के संविधान की बात करें, जो हमारी अगली स्लाइड भी है, तो मुझे लगता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम सबसे बड़ा गेम चेंजर था। बिना किसी शक के 1935 का अधिनियम हमारे वर्तमान संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पर यहाँ ना एक बात समझ नहीं आती। मतलब हमने अंग्रेजों से इतनी लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी, फिर भी जब अपना सिस्टम बनाने की बारी आई तो हमने उसी 1935 के ब्रिटिश कानून का इतना बड़ा हिस्सा अपने संविधान में क्यों रख लिया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर लोग ये सोचते भी हैं, लेकिन इसका जवाब ना व्यवहारिकता में छिपा है। व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, देखिए 1935 का अधिनियम कोई साधारण कानून नहीं था। वो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही विस्तृत प्रशासनिक ढांचा था। उसमें जो संघीय योजना थी, न्यायपालिका का काम करने का तरीका था, हाँ, यहाँ तक कि आपातकालीन प्रावधान भी। बिल्कुल, वो सब उसमें टेस्ट किए जा चुके थे। तो संविधान निर्माताओं ने भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी दिखाई। अच्छा। उन्होंने सोचा कि जो मशीनरी पहले से काम कर रही है उसे पूरी तरह से नष्ट करके पहिए का फिर से आविष्कार क्यों किया जाए। राइट, स्क्रैच से शुरू करने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। उन्होंने उस ढांचे को लिया और उसे आजाद भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के सांचे में ढाल दिया। यानी बेस वही रखा, बस एडमिन राइट्स अपने हाथ में ले लिया। बहुत खूब। और ये काम करने वाली जो टीम थी हमारी संविधान सभा, उसकी स्लाइड पर आते हैं। जी, मैंने नोट्स में पढ़ा कि 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार इसका विचार रखा था। हाँ, एमएन रॉय पहले व्यक्ति थे और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये सभा बनी। पर ये सभा कोई आम चुनाव से तो बनी नहीं थी, है ना? कोई डायरेक्ट वोटिंग तो हुई नहीं थी। सही कहा आपने। वो कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था जहां जनता ने सीधे वोट दिया हो। ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। हाँ, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सदस्यों को चुना और जो रियासतों के राजा थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे। एक तरह का कॉम्प्रोमाइज था। इस संविधान को अपनाया गया। लेकिन इनका काम सिर्फ कानून लिखना ही नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं लिख रहे थे, बल्कि एक नए राष्ट्र की पहचान गढ़ रहे थे। एकदम सही। और पहचान ऐसी घड़ी कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना दिया। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, संविधान की विशेषताएं। जी, दुनिया का सबसे विशाल संविधान। पर यहाँ एक और आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है।
कई लोग कहते हैं कि ये तो अलग अलग देशों से उधार लिया गया एक कॉपी पेस्ट जॉब है। हाँ, उधार का थैला भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, क्योंकि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली उठा ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले लिए, तो क्या इसमें कुछ भी ओरिजिनल है? देखिए, ये आलोचना काफी आम है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की प्रक्रिया को गहराई से देखें तो ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि दुनिया के हर ज्ञात संविधान को छानने के बाद इसे बनाया गया है। बात सिर्फ उधार लेने की नहीं है, बात ये है कि उन सिद्धांतों को भारत की जटिलताओं के हिसाब से कैसे बदला गया। जैसे कोई उदाहरण? जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ली, लेकिन उनके जैसी संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया। वहां संसद कुछ भी कर सकती है, यहाँ नहीं। हमने अमेरिका से न्यायपालिका की आजादी ली, लेकिन उनका कठोर अलगाव नहीं अपनाया। ओहो, मतलब हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उसे कस्टमाइज किया। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया कस्टमाइजेशन है। और इस पूरे कस्टमाइजेशन का जो वेलकम स्क्रीन है या कह ले यूजर मैनुअल है, वो है हमारी प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रस्तावना जो साफ बताती है कि यह देश क्या है और क्या हासिल करना चाहता है। हम भारत के लोग। राइट। पर प्रस्तावना के स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट दिख रही है। हाँ, प्रस्तावना का सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। शुरुआत में 1960 के बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या हिस्सा नहीं है? जी, कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक परिचय है, एक प्रीफेस है। लेकिन फिर आता है 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। ये तो बहुत मशहूर केस है। बहुत ही ऐतिहासिक। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजरिया बदला और माना कि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि संविधान का एक अभिन्न अंग है। वाओ। ये पूरे संविधान की आत्मा को दर्शाती है। और आपको पता होगा, इसी प्रस्तावना में 1976 में 42nd संशोधन के जरिए कुछ नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल सही, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो एक और सवाल है जो साइज में है, हमारा संविधान कठोर है या लचीला? इसका जवाब है दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण। मिश्रण कैसे? कुछ चीजें बहुत आसानी से बदल जाती हैं, जैसे साधारण बहुमत से, और कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया चाहिए होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है, एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अच्छा, जब हम सिस्टम की और देश की बात कर ही रहे हैं तो इसके हार्डवेयर यानी देश की सीमाओं वाली स्लाइड पर आते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। हाँ, अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, ना कि राज्यों का समूह यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इन दोनों शब्दों में आखिर फर्क क्या है? ये एक बहुत ही गहरी कानूनी बारीकी है। राज्यों का समूह एक समझौते का नतीजा होता है, जैसे अमेरिका में, जहां राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया। राइट। लेकिन भारत के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यों का संघ का मतलब है कि भारत एक अविभाज्य इकाई है। मतलब कोई अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इस संघ से अलग नहीं हो सकता। देश पहले है, राज्य सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं। और इन राज्यों को बनाने का इतिहास भी तो काफी उथल पुथल भरा रहा है। मैंने नोट्स में देखा कि आजादी के बाद धर आयोग और जेवीपी समिति बनी थी। जी, एसके धर आयोग और फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की जेवीपी समिति। हाँ, तो इन्होंने तो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने से साफ मना कर दिया था। मना इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश टूट जाएगा। और वो डर स्वाभाविक भी था, क्योंकि देश ने अभी अभी विभाजन का इतना बड़ा दर्द झेला था। सही बात है। लेकिन जब दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर आंदोलन तेज हुए, खासकर पोट्टी श्रीरामुलु के निधन के बाद, तो सरकार को झुकना पड़ा। और फिर फजल अली आयोग बना। एग्जैक्टली। और फिर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे साबित हुआ कि हमारा सिस्टम लचीला है और जनता की मांगों को सुनता है। चलिए, सीमाएं तय हो गईं, राज्य बन गए। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। नागरिकता, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, जो लोग यहाँ रहते हैं यानी सिस्टम के यूजर्स। लेकिन ये अनुच्छेद तो सिर्फ ये बताते हैं कि 1950 में नागरिक कौन था, है ना? बिल्कुल। भविष्य के लिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था। अच्छा। इसके जरिए जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से नागरिकता पाने के और नागरिकता खोने के नियम तय हुए। और सबसे बड़ी बात,
भारत में एकल नागरिकता का नियम है। मतलब सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, चाहे आप केरला में रहें या पंजाब में, आप सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। राज्य के अलग से नागरिक नहीं हैं आप। यहाँ ना एक चीज मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूज करती है, स्लाइड्स में भी इसका मेंशन है, ये एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई का चक्कर क्या है? ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर किसी के पास ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, तो क्या वो आधा भारतीय नागरिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम थोड़ा भ्रामक जरूर है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। देखिए, एनआरआई जो होता है वो 100% भारतीय नागरिक ही है। अच्छा, बस बाहर रह रहा है? हाँ, उसके पास भारत का ही पासपोर्ट है, वो नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश में रह रहा है और वो भारत में वोट भी दे सकता है। राइट। और ओसीआई? दूसरी तरफ ओसीआई कार्ड धारक वो व्यक्ति है जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, जैसे अमेरिका या कनाडा की। उसके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। तो फिर ये कार्ड क्या है? ओसीआई कार्ड असल में एक आजीवन वीजा की तरह काम करता है, जो उन्हें बिना किसी रोक टोक के भारत आने जाने और यहाँ काम करने की सुविधा देता है। ओहो, लेकिन वे भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही वोट डाल सकते। समझ गया, एकदम क्लियर। अब आते हैं सबसे दिलचस्प स्लाइड पर, यूजर्स के विशेषाधिकार यानी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। संविधान का भाग 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये सब सुनकर तो लगता है कि नागरिक सिस्टम में जो चाहे कर सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। अच्छा जी, कोई भी अधिकार निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं तो उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब ये कि आपके पास बोलने की आजादी है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दंगे भड़काने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं कर सकते। लिमिट्स हैं। बिल्कुल, आपके अधिकार वही खत्म हो जाते हैं जहां से दूसरे के अधिकार या देश की सुरक्षा शुरू होती है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। और अगर कोई मेरे अधिकार छीने तो? उसके लिए है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वाह, सीधे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ये तो हुए नागरिकों के अधिकार। अगली स्लाइड बात करती है सरकार के निर्देशों की। मतलब सरकार के लिए भी तो कोई गाइडलाइंस होंगी कि उन्हें देश कैसे चलाना है? बिल्कुल उसी के लिए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, भाग 4 में। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप इन्हें सरकार के लिए एक नैतिक ब्लूप्रिंट या विश लिस्ट मान सकते हैं। इनमें ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता और समान काम के लिए समान वेतन जैसी महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन यहाँ एक एच है ना नोट्स में, ये DPSP न्यायोचित नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है। सही पकड़ा आपने। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो कोई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से इतिहास में कई बार मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई है। टकराव कैसा? सरकार कहती थी कि हमें DPSP लागू करने हैं समाज की भलाई के लिए, इसलिए हम नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों में कटौती करेंगे। चंपाकम केस, गोलकनाथ केस, इन सब मामलों से होते हुए ये लड़ाई 1980 के मिनर्वा मिल्स केस तक पहुंची। और वहां क्या हुआ? वहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से इस विवाद को सुलझाया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और DSP एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक रथ के 2 पहिए हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, संविधान इन दोनों के बीच के संतुलन पर ही टिका है। बहुत खूब। तो अधिकार हो गए, सरकार के निर्देश हो गए, लेकिन इस सब में मुझे एक चीज मिसिंग लग रही है। नागरिकों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इस सिस्टम में? दिलचस्प बात यह है कि मूल संविधान में वाकई नागरिकों के कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। अच्छा, शुरुआत में नहीं थे? नहीं, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A के तहत। राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, ये नागरिक को एक नैतिक याद दिलाने का काम करते हैं कि सिर्फ अधिकारों की मांग करना काफी नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी आपका फर्ज है। आपने अभी 42वें संशोधन का जिक्र किया। हमारी अगली स्लाइड भी इसी अपडेट प्रक्रिया पर है। अनुच्छेद 368 बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे होंगे। हाँ, सिस्टम को अपडेट कैसे करना है।
मैंने पढ़ा कि कुछ चीजें तो साधारण बहुमत से ही बदल जाती हैं। ये तो बहुत लचीला हुआ, लेकिन कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए, और अगर मामला केंद्र राज्य से जुड़ा हो तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। ये तो बहुत कठोर प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इसी लचीलेपन और कठोरता के बीच से निकलता है भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। 1973 के केशवानंद भारती मामले का हम फिर से जिक्र करेंगे। हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है। अगर मैं इसे एकदम आम भाषा में पूछूं तो क्या संसद अगर चाहे तो एक दिन ऐसा कानून पास कर सकती है कि आज से भारत में चुनाव नहीं होंगे और हम एक राजशाही बन जाएंगे? तकनीकी रूप से देखें तो अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति देता हुआ प्रतीत होता था। मतलब वो कुछ भी बदल सकते थे। हाँ, लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, ओके, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और ये मूल ढांचा है क्या असल में? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था, ये सब संविधान का कोर आर्किटेक्चर है। मतलब आप दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं, लेकिन पूरी इमारत की नींव को डायनामाइट लगाकर उड़ा नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में कि ये इमारत यानी हमारी सरकार की प्रणाली असल जिंदगी में चलती कैसे है। हमारे पास केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय प्रणाली है। जी, और ये सब टिका है संघीय व्यवस्थाओं पर, भाग 11 और 12, जहां केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां बटी हुई हैं। और ये बंटवारा हमेशा इतना शांतिपूर्ण नहीं होता। हाँ, वो तो हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं। बिल्कुल, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती है तो टकराव लाजमी है। इसी टकराव को कम करने के लिए समय समय पर राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी जैसे आयोग बनाए गए थे। इन आयोगों का मुख्य सुझाव क्या था? इन आयोगों ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए और केंद्र को राज्यों के मामलों में बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर आ जाए तब क्या होगा? ऐसे हालात के लिए हमारी अगली स्लाइड में एक सेफ मोड दिया गया है। आपातकालीन प्रावधान, भाग 18, इमरजेंसी। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन विवादित हिस्सा है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा होता है तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तब क्या होता है शक्तियों का? ऐसे समय में हमारा संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है, यानी राज्यों की सारी शक्तियां तुरंत केंद्र के पास चली जाती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सेफ मोड का दुरुपयोग भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है, और उसी दुरुपयोग से सबक लेते हुए 44वां संशोधन लाया गया। उसने क्या बदला? पहले क्या था कि आंतरिक अशांति जैसे गोलमोल शब्द के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन 44वां संशोधन ने नियम सख्त कर दिए। अब केवल सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के आधार पर ही आपातकाल लग सकता है। मतलब अब इसे हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एकदम सही। और इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के प्रावधान भी हैं। चलिए, आपातकाल में शक्तियों की बात हो रही है तो अपनी अगली स्लाइड कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव पर भी नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल। जी, भाग 5 और 6 दोनों अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन नोट्स में एक बहुत ही अचूक अस्त्र का जिक्र है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 और 213। हाँ, अध्यादेश। मुझे हमेशा लगता है कि ये संसद को बाईपास करने का एक चीट कोड है। क्या सरकारें जब चाहें इसका इस्तेमाल करके मनमाने कानून नहीं बना सकती? देखने में ये जरूर चीट कोड लग सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे एक आपातकालीन उपाय के रूप में रखा था। आपातकालीन उपाय? हाँ, मान लीजिए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और अचानक किसी बहुत जरूरी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तब इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। जैसे ही सदन का सत्र दोबारा शुरू होगा, 6 हफ्ते के भीतर उस अध्यादेश को पास करवाना अनिवार्य है, वरना वह अपने आप रद्द हो जाएगा। सही है, मतलब सिस्टम में चेक एंड बैलेंस मौजूद है। और इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा एंटीवायरस है, हमारी अगली स्लाइड, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जी, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है।
इंटीग्रेटेड है। अमेरिका से अलग। हाँ, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्यों और केंद्र के लिए अलग अलग अदालतें नहीं है। नीचे से ऊपर तक एक पिरामिड है और इनकी सबसे बड़ी शक्ति है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोर्ट किसी भी कानून को चेक कर सकता है। बिल्कुल, विधायिका कोई भी कानून बनाए, अदालत ये जांच सकती है कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं। और पिछले कुछ दशकों में तो हमने न्यायपालिका को आम आदमी के बहुत करीब आते देखा है, खासकर जनहित याचिकाओं यानी PIL के जरिए। PIL ने वाकई न्याय के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पहले तो ऐसा होता था ना कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वही कोर्ट जा सकता है। हाँ, लोकस स्टैंडाई का नियम था, लेकिन PIL ने इस नियम को बदल दिया। अब कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये तो बहुत पावरफुल टूल है। बिल्कुल, इसने न्यायपालिका को सिर्फ मूक दर्शक बनने से रोका है। आपकी भाषा में कहूं तो गेस्ट यूजर्स को भी एडमिन लेवल की रिपोर्टिंग का अधिकार दे दिया। ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। चलिए अब दिल्ली के पावर कॉरिडोर से बाहर निकलकर सिस्टम को ग्रास रूट लेवल तक लेकर चलते हैं। हमारी आखिरी कुछ स्लाइड्स। स्थानीय सरकारें। आजादी के कई दशकों तक हमारे सिस्टम में सिर्फ 2 ही टियर थे, केंद्र और राज्य। फिर 1992 में एक बहुत बड़ा अपडेट आया, 73वां और 74वां संशोधन। जी, पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा कदम था। इससे शासन सीधे गांव की चौपाल तक पहुंच गया। हाँ, महिलाओं के लिए आरक्षण, हर 5 साल में चुनाव, इन सब ने स्थानीय सरकारों को असली ताकत दी। इसी के साथ स्लाइड्स में 5वीं और 6ठी अनुसूची का भी जिक्र है। ये पूरे देश के सिस्टम से थोड़ा अलग कैसे हैं? ये अनुसूचियां देश के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक तरह का विशेष प्रशासन बनाती हैं। 6ठी अनुसूची कुछ खास राज्यों के लिए ना? हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विकास की दौड़ में इन समुदायों की अनूठी संस्कृति और उनके जमीन के अधिकार सुरक्षित रहें। सिस्टम की हर बारीकी को ध्यान में रखा गया है। और अब हमारी फाइनल स्लाइड। इस पूरे विशाल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने वाली स्वतंत्र मशीनें, संवैधानिक निकाय, जैसे चुनाव आयोग। मतलब 140 करोड़ के देश में चुनाव निष्पक्ष कराना कोई छोटा काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता ही हमारे लोकतंत्र की जान है। और इसके साथ ही UPSC है, जो मेरिट के आधार पर नौकरशाही को चुनता है। और कैग का भी जिक्र है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, क्योंकि ये जनता के पैसे का रक्षक है। सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, उसकी निष्पक्ष ऑडिटिंग CAG ही करता है। और इन संवैधानिक निकायों के अलावा कुछ वैधानिक निकाय भी हैं स्लाइड्स में, जैसे मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग, जो देश के विकास का विजन तैयार करता है। तो कुल मिलाकर आज हमने इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को खंगाल लिया है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड से लेकर यूजर राइट्स, सिस्टम अपडेट्स और ग्रास रूट मैनेजमेंट तक एक भी स्लाइड नहीं छूटी। बिल्कुल। और इस चर्चा से ये साफ हो जाता है कि हमारा संविधान कितना विस्तृत और दूरदर्शी है। उसने इतने दशकों से देश को जोड़े रखा है। एकदम सही। लेकिन ना, इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मेरे मन में आता है वो ये है कि दुनिया अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, डिजिटल युग की तरफ। हाँ, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और डीप फेक के इस दौर में जहां एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि डिजिटल भी है, तो क्या हमारे इस बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम को भविष्य में एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत पड़ेगी? वाह, ये सोचने वाली बात है। क्या डेटा प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों को भी हमें मौलिक अधिकारों की तरह बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। शायद हमारे सिस्टम का अगला बड़ा सिक्योरिटी पैच इसी दिशा में हो। आज की इस लंबी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ इतनी गहराई में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। हम उम्मीद करते हैं कि इस डीप डाइव ने इस जटिल विषय को आसान और रोचक बना दिया होगा। खुद से सवाल पूछते रहें, नए विचारों की खोज करते रहें और हमेशा सीखते रहें। जरा सोचिए, जब